वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम कंप्लीट पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच आई कहाँ से है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, ठीक है, और इसके क्या क्या यूजेस हैं। उसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे जैसे कि नाउन। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, वो भी बिल्कुल डीप में, और समझेंगे इसको एग्जाम्पल से कि इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। हम इसकी डेफिनेशन रट लेते हैं और हमको यही नहीं पता होता कि ये सेंटेंस में यूज़ कहाँ पे होती है। तो आज हम वो भी देखेंगे, इसको सेंटेंस में यूज़ करके देखेंगे, एडजेक्टिव देखेंगे, उसको भी सेंटेंस में यूज़ करके देखेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहें इस वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने भी आज तक डाउट्स हैं सारे डाउट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बने रहें इस वीडियो में और वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। इस प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आई कहाँ से है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आई कहाँ से है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है शब्दों का समूह। स्पीच जब हम बोलते हैं तो बोलने में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, शब्दों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये शब्दों से ही रिलेटेड है। तो शब्द किस चीज़ से मिलकर बनता है, वोबिल और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वोबिल को बोलते हैं हम स्वर और इस कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। के मिलने पर वर्ड बनता है, मतलब शब्द बनता है। ठीक है, और शब्द को ही हम जब नियमानुसार लिखते हैं, ठीक है, क्रम के नियम के अनुसार लिखते हैं, तो उससे हमें सेंटेंस बन के प्राप्त होते हैं, वाक्य बन के प्राप्त होते हैं, फ्रेज बन के प्राप्त होते हैं, पद मिलते हैं। ठीक है, वाक्य बन जाते हैं जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं तो हमारे वाक्य बन जाते हैं। अब यही वर्ड्स 8 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, समझ आया। वर्ड्स के समूह को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ड्स को जब हम नियमानुसार लिखते हैं तो वो क्या बनते हैं, वाक्य। और वर्ड्स को हम 8 प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, ठीक है, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो यही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों या वर्ड्स को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जब हम कोई स्पीच बोलते हैं तो उसमें हम नाउन का भी प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का भी कर सकते हैं, एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ये पता चल गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वर्ड्स का समूह है, ठीक है, जो कि हमारे लिए एक सेंटेंस को तैयार करता है। और वही वर्ड्स 8 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हो या अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो बने रहे इस वीडियो में, आपको एक एक वर्ड्स आगे तक समझ आएगा। ठीक है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अगर आप नोट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल के कमेंट में 50 कमेंट आप कर दीजिए, इसके नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नाउन। ठीक है, तो नाउन को हम सेंटेंस से बिल्कुल समझेंगे कि सेंटेंस में नाउन का कैसे हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन आप सभी ने पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसको हम सेंटेंस की मदद से ही समझेंगे। पहले एग्जाम्पल्स को लेते हैं, ये रहा देखिए। अब इस सेंटेंस में आपको क्या नाउन ढूंढना है, नाउन। ठीक है, वैसे तो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं लेकिन आपको अपने ध्यान से भी ढूंढना है। तो थोड़ी देर के लिए आप ये समझ ले कि नाउन क्या है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सभी का कुछ ना कुछ नाम है, उसी नाम को हम नाउन कहते हैं। डेफिनेशन भी आप याद कर लें, डेफिनेशन आपकी याद होगी भी, लेकिन आप ये समझ लें कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, उसी नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्द को ही नाउन कहते हैं। जैसे कि राम, सीता, कानपुर, गंगा, सन, मून, जितनी भी चीजें हैं सभी का कुछ ना कुछ नाम है और सभी हमारी नाउन है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, अशोका वाज ए ग्रेट किंग। ठीक है, तो इसमें हमको क्या ढूंढना है, नाउन ढूंढना है। नाउन को कैसा, कोई भी नाम, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग। तो अशोका क्या है, अशोका एक राजा का नाम है एक। तो अशोका क्या हो गया, एक नाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद वाज ए ग्रेट किंग, किंग क्या है, एक राजा है। ठीक है, तो किंग भी क्या हो गया, हमारा एक नाउन हो गया। ही इज इन द क्लास, क्लास क्या है, एक प्लेस है, प्लेस जहां पे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। तो क्लास क्या हो गया, एक स्थान का नाम हो गया जो कि हमारा इस सेंटेंस में नाउन है। ठीक है, कम हेयर मोहन, तो इस सेंटेंस में जो हमारा नाउन है वो मोहन है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नाउन सेंटेंस के किसी भी प्लेस पे आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि नाउन सबसे पहले ही आएगा, नहीं, वो कहीं भी आ सकता है। ठीक है, द सन इज वेरी हॉट, तो यहाँ पे जो सन है वही हमारा यहाँ पे नाउन है। दिल्ली इज ए बिग सिटी, तो इस सेंटेंस में आपको 2 नाउन मिल गए। एक तो सिटी, स्थान कहाँ पे है, वो सिटी में है। कहाँ, कौन सी सिटी में है, दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, गुण है। गुण के
जो गुण को प्रकट करता है वो भी हमारा नाउन कहलाता है। तो ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं इसके प्रकार। अब टाइप्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के हमारे पास यहाँ पे होते हैं। मैंने नाउन वाली वीडियो एक अपने चैनल पे अपलोड की थी जिसमें मैंने ये सारे पांचों डीप में पढ़ाए थे, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो है जिसमें अगर मैं इसके टाइप्स पढ़ाने बैठूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाली वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके, प्लेलिस्ट में जाके चेक जरूर करें। मैंने एक एक वर्ड को बिल्कुल सेंटेंस की मदद से ही समझाया, वहाँ पे आपके प्रॉपर समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपके थोड़ी जानकारी के लिए बता देता हूँ। पहली नाउन होती है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये पांचों नाउन होती हैं नाउन के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट हम अगला बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नाउन हमने देख लिया, नाउन को संज्ञा भी बोलते हैं। अब सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं प्रोनाउन में। अब प्रोनाउन यहाँ पे आ चुका है। अब प्रोनाउन क्या होता है? अब प्रोनाउन को आप देखिए, जो भी वर्ड हम नाउन की जगह पर प्रयोग करते हैं, वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे कि सेंटेंस की मदद से समझेंगे कि हरी इज माई फ्रेंड, तो हरी की जगह पे हमने यहाँ पे ही का प्रयोग किया है, ही इज माई फ्रेंड। अब देखिए, ही माने भी वह होता है, सी माने भी वह होता है। ही हम यूज करते हैं पुरुषों के लिए और शी यूज करते हैं स्त्रियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे मधु इज ब्यूटीफुल, तो शी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हमने मधु एक नाउन है, नाउन के स्थान पे हमने क्या प्रयोग किया है? प्रोनाउन। ठीक है, नाउन के स्थान पे जब हम दूसरा वर्ड को यूज कर लेते हैं, दूसरा शब्द को यूज कर लेते हैं, तो वो हमारा शब्द प्रोनाउन कहलाता है। तो ये सभी क्या है? हमारे प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल में देखते हैं। 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको देखिए ध्यान से कि मदन इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ठीक है, तो मोहन क्या हो गया? यहाँ पे मोहन हो गया नाउन, और इसकी जगह पे हमने इसी सेंटेंस में ही का यूज करके ही का यूज किया हुआ है, तो ये वाला ही यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, ये है नाउन, ये है प्रोनाउन। तो हमने नाउन पिछली वीडियो में पढ़ा था, आपने नाउन को देखते ही पहचान लिया होगा कि यहाँ पे ये नाम है किसी चीज का। ठीक है, तो ये नाम तो हो गया नाउन, और इसकी जगह पे हमने फिर ही प्रयोग किया है, तो ये हो गया इस सेंटेंस में इसका प्रोनाउन। यहाँ पे द बुक, बुक क्या हो गया? किसी वस्तु का नाम हो गया, तो ये क्या होगी? हमारी नाउन हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़े, बुक की जगह पे हमने बाद में क्या यूज किया? दैम। ठीक है, तो ये क्या होगी? हमारी प्रोनाउन हो गई। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसके टाइप्स काफ़ी प्रकार के होते हैं, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में बोलेंगे। ठीक है, और वो भी आपको बिल्कुल A to Z में एग्जाम्पल से सेंटेंस में दिखा के पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि डेफिनेशन रटने से कोई फायदा नहीं होता जब तक आप उसका प्रैक्टिकल ना कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, इसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजीवाचक सर्वनाम। मैंने यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है, अगर आपको पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत भी होती है, आपको इंग्लिश इस लेवल की नहीं आती, तो यहाँ पे मैंने आपके बेसिक से बेसिक के लिए यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटेड, विभाजक वाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 प्रकार की लिखी हुई हैं, और भी होती हैं। ठीक है, तो आपके बेसिक के लिए ये 7 ही आप मेन ध्यान रखें फिलहाल। ठीक है, अगर मैं इसकी आप लॉन्ग वीडियो बोलना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो कमेंट जरूर कर देना, मैं इसकी डीप में लेके आऊँगा। ये मुश्किल से 10 प्रकार के होते हैं, और भी ज़्यादा आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इनमें से ही निकलते रहते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को अब हम देखेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, संख्या, दशा आदि प्रकट होते हैं। ध्यान से समझना, किसी एडजेक्टिव का मतलब है विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण, किसी चीज की विशेषता बताना। अब किस चीज की विशेषता बताना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे किसी संज्ञा, संज्ञा को हम बोलते हैं नाउन या सर्वनाम या प्रोनाउन, का गुण, संख्या, दशा। अब ये क्या करता है? जहां पे भी नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, उसका गुण, उसकी संख्या या उसकी दशा बताता है। जैसे कि सी इज ए गुड गर्ल, गर्ल कैसी है, लड़की कैसी है, गुड है, तो इसकी इसने क्या बताई? इसकी दशा बताई कि ये अच्छी लड़की है। ठीक है, उसके बाद ही इज ए ब्रेव बॉय, ब्रेव क्या है? ये गुण है, गुण है मतलब बहादुर है लड़का। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी एडजेक्टिव है सेंटेंस में ये। ठीक है, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव is a word used to add something to the meaning of a noun। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। There are 30 boy in the class। तो यहाँ पे जो क्लास है हमारी, वो क्या हो गई? नाउन हो गई यहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद 30 क्या हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमारी नाउन को ही क्लासिफाई करके बता रहा है कि कितनी संख्या में वहां पे बुआएं हैं। ठीक है, ओके, आपको समझ आया। यहाँ पे सॉरी, ये बॉय की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हुई है, BOY है ये। ठीक है, बॉयज, ठीक है, 30 बॉयज। ठीक है, संख्या को बता रहा है कि हमारे पास 5 पेन हैं, तो यही एडजेक्टिव की निशानी है कि वो उसकी गुण, संख्या और दशा को प्रकट करता है सेंटेंस के अंदर। जैसे कि सीता हैज़ 2 कार, तो इस सेंटेंस में यहाँ पे सीता के पास 2 कार हैं, जैसा कि ये सेंटेंस हमको बता रहा है। तो इसने यहाँ पे हमारे पास कार की संख्या प्रकट की, तो जिससे हमें पता चला कि यहाँ पे ये 2 एक एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये भी काफ़ी सारे और प्रकार इसके भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रोनाउन में बताया था कि इसके भी और ज़्यादा प्रकार होते हैं। अगर आप एडवांस लेवल में जाना चाहेंगे तो आप और भी इसके ज़्यादा पढ़ सकते हैं। इसके भी अगर आप वीडियो बनवाना चाहें तो कमेंट जरूर कर देना, 50 कमेंट में आपको इसकी PDF में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया, 3 चीज़ हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे वर्ब, तो वर्ब को भी अभी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी डाउट यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं होने वाला, लास्ट में हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, वर्ब्स को बोलते हैं क्रिया, किसी चीज़ का एक्शन में होना वर्ब कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको। वर्ब से किसी कार्य का होना या करना स्पष्ट होता है। ठीक है, वही हमको बता रहा है। क्रिया वर्ब का वह शब्द है, क्रिया या वर्ब एक ही है, इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं, जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा वर्ब है। और वर्ब के बिना हमारा कोई भी सेंटेंस अधूरा है। ठीक है, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। ये इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट, इसको सेंटेंस में आप जब बना के देखेंगे कि वर्ब हमें सेंटेंस में कहाँ पे मिलती है, आइए देखते हैं। पहला ही सेंटेंस है हमारे पास, द गर्ल रोट ए लेटर, राइट। ठीक है, ये राइट की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लिखना। लिखना क्या है, एक एक्शन है, एक क्रिया है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी हो गई, ये वाली। उसके बाद दिल्ली इज़ ए बिग सिटी, दिल्ली एक बिग सिटी है, बड़ा शहर है। तो इस सेंटेंस में जरा आप मुझको ये बताओ कि नाउन कौन सी है। ठीक है, इस सेंटेंस में कितनी नाउन है, ठीक है, और कितनी इसमें, कौन सी इसमें वर्ब है। तो वर्ब को आपने पढ़ा होगा, मेनली जो वर्ब होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक तो मेन वर्ब होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। मेन वर्ब को भी हमने 2 टाइप में बांट रखा है और ऑक्सिलरी को भी हमने 2 टाइप में बांट रखा है। तो ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे इसको भी मैं डीप में पढ़ा दूंगा और आप मुझको बोलेंगे इस पे वीडियो लाने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में नाउन कितनी है, कमेंट करके। इसका जो यहाँ पे वर्ब है वो तो ही हो गया। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज। ठीक है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट इस सेंटेंस में देखते हैं, ही प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पे आप मुझको नाउन बताइए और यहाँ पे ये होगा इसकी वर्ब। तो इसमें जो प्ले, खेलने का काम हो रहा है, ये क्या है, एक एक्शन हो रहा है। एक्शन को ही हम क्रिया बोलते हैं। जिस सेंटेंस में एक्शन, जो हमें एक्शन दिखाती है सेंटेंस का, वही हमारी वर्ब होती है। जैसे कि द सन राइज इन द ईस्ट, सन क्या उग रहा है, कहाँ पे, ईस्ट में। तो इस सेंटेंस में जरा आप मुझको ये बताइए कि नाउन क्या है। ठीक है, तो इसमें सन नाउन है। ठीक है, आपको मिला होगा। ठीक है, इस सेंटेंस में बताइए, इसमें आप कमेंट करके बताइए। राइस क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया। मोहन, इस सेंटेंस में भी आप मुझको नाउन बताइए। इसमें राइट एक क्या है, वर्ब है। ही ईट मैंगो, हम क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं। तो इसमें क्या नाउन है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ईट यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ठीक है, आ गया आपकी समझ में। तो इसके हमने टाइप्स भी देख लिए थे। अगर टाइप्स के ऊपर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, तो क्योंकि आप जब तक कहेंगे नहीं, मैं आपको कैसे समझूंगा कि आपको ज़रूरत है, आप चाहते हैं वीडियो, तो कमेंट जरूर कर देना। 5वां टाइप हमारा आ जाता है एडवर्ब। तो ये वर्ड का ही थोड़ा और विश्लेषण करके बताता है, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब। ये क्या है, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया विश्लेषण, मतलब क्रिया की ही विशेषता को ये बताता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जिन शब्दों से नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, ठीक है, नाउन प्रोनाउन को इसने छोड़ दिया, किसी दूसरे शब्द के गुण अथवा आदि की जानकारी हो, उसे एडवर्ब कहते हैं।
ठीक है, अभी सेंटेंस से समझेंगे इसको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रिया विश्लेषण वह शब्द होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य वर्ब की विशेषता को प्रकट करता है। ठीक है, इसमें नाउन प्रोनाउन का कोई लेना देना नहीं होता है, इसमें लेना देना होता है वर्ब का और एडजेक्टिव का। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स यूज्ड इन द सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट अब आप एग्जाम्पल से समझेंगे। कभी आप तक नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, आप देखिए सेंटेंस में इसको कैसे ढूंढेंगे। अगर सेंटेंस में आप कोई लिख कर दे दे कोई सेंटेंस कि इसमें जरा भाई हमको एडवर्ब बताओ, तो आप कैसे एडवर्ब बताएंगे? तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एडवर्ब हमें मिलती है वर्ब से या एडजेक्टिव से। ठीक है, इसमें नाउन और प्रोनाउन का कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं होता, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ाई है यहाँ पे। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। ठीक है, आइए देखते हैं। ही रन फास्ट, तो फास्ट यहाँ पे क्या है? एक एडवर्ब है। ठीक है, रन क्या हो गया यहाँ पे? रन क्या हो गया ये आप मुझको कमेंट करके बताना। ठीक है, ही गर्ल्स वॉक स्लोली, वॉक क्या हो गया? वॉक मीन्स क्या होता है? चलना या टहलना। ठीक है, तो वो कैसे टहल रही है? स्लोली, आराम से टहल रही है। ठीक है, तो ये वॉक क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया एक वर्ब। ठीक है, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? टहलने का एक्शन हो रहा है, चलने का एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी वर्ब को ही क्लासिफाई और अच्छे से वर्ब की ही विशेषता को बताता है, तो वो एडवर्ब कहलाता है। ही स्पीक्स वेरी लाउडली, कितनी तेज बोल रही है? वेरी लाउडली, बहुत तेज बोल रही है। तो वेरी यहाँ पे क्या हो गया? वेरी हो गया यहाँ पे एडवर्ब इस सेंटेंस में। दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज, इस सेंटेंस में आप मुझको नाउन कमेंट करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पे वेरी जो हमारी वर्ब की विशेषता को दर्शा रहा है। ठीक है, या फिर एडवर्ब की जो भी हमारी विशेषता को दर्शाता है वो हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे क्या ब्यूटीफुल है? फ्लावर, और वो भी वेरी ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे वेरी ये क्या है? एडवर्ब है। अब एडवर्ब को भी हम 3 टाइप में यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप और एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं तो सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं। ये आपको सेंटेंस से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड कर लें और अच्छे समझ में आएगा। छठा प्रकार, नेक्स्ट हमारे पास छठा यही प्रेपोजिशन आ चुका है। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन में सभी को थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, लेकिन इस वीडियो में आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले इसकी थ्योरी को। तो इसको बोलते क्या है? संबंध सूचक शब्द। ठीक है, अब प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन उस शब्द या वर्ड को कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है। किसके? नाउन के और प्रोनाउन के पहले इसका प्रयोग होता है, जिससे यह प्रकट होता है कि वह नाउन और प्रोनाउन जिस मनुष्य या वस्तु के लिए आया है उसका किसी दूसरी वस्तु के साथ संबंध है। जैसे इसको सेंटेंस से समझेंगे। अभी इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और ए प्रोनाउन to show how the person, place or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। ठीक है, तो आइए इसको सेंटेंस से ही समझेंगे, आपके सेंटेंस से ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, तो पहले सेंटेंस में आपको यहाँ पे प्रेपोजिशन मिल गया होगा, वो है हमारा ऑन। तो इस वाक्य में ऑन ये मैंने लिख भी दिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इस वाक्य में ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। क्यों है? क्योंकि ये टेबल और बुक्स के बीच में एक संबंध प्रकट कर रहा है। ठीक है, कि द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है, वो फर्श के ऊपर नहीं है, वो फर्श के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। कहाँ पे है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, तो टेबल के ऊपर है, यही हमको प्रेपोजिशन बता रहा है। इन्हीं हम ऑन को हटा दें कि बुक इज द टेबल, तो बुक इज द टेबल, कोई रिलेशन मिला ही नहीं हमको। बुक कहाँ पे है? ठीक है, टेबल, तो यहाँ पे ऑन हमको ये बता रहा है कि टेबल के ऊपर बुक है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यह टेबल संज्ञा शब्द से पहले आया है। संज्ञा मीन्स नाउन, यहाँ पे ये नाउन है टेबल एक। ठीक है, टेबल एक क्या है? वस्तु है एक टेबल, तो यहाँ पे वस्तु के ही नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो ये एक नाउन हो गया हमारा। तो यह संज्ञा के नाम से पहले आया है, इससे यह प्रकट होता है कि
पुस्तक टेबल पर है। समझ आया आपको जो मैं अभी आपको बता रहा था, अर्थात इससे टेबल और बुक का संबंध प्रकट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे कि देयर इज ए पैरोट इन द गार्डन। अगर हम इन हटा दें, अब फिर सेंटेंस को पढ़ें कि देयर इज ए पैरोट द गार्डन, तो हमको पता ही नहीं चला कि कहाँ पे है पैरोट, बस गार्डन का नाम आ गया कि कोई गार्डन है। इन द गार्डन से हमको पता चला कि इन मतलब गार्डन के अंदर, कहाँ है, अंदर है। कौन है? पैरोट मीन्स तोता। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे दो चीजों के बीच में इसने संबंध प्रकट किया। किसने? प्रेपोजिशन ने। ऑन, इन, ऑफ, अंडर, ये सब क्या है? हमारी प्रेपोजिशन है जो कि हमारे सेंटेंस में दो चीजों के बीच संबंध को प्रकट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम सेंटेंस पढ़ेंगे। द गर्ल इज फाउंड ऑफ सॉन्ग। ऑफ क्या है यहाँ पे? ऑफ है प्रेपोजिशन जो कि हमारे संबंध को बताता है दो चीजों के। ए लिटिल बॉय सेट अंडर ए ट्री, तो अंडर यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना भाई, मैं और ज़्यादा डीप में पढ़ा दूंगा, इसकी अलग से एक वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको क्लियर सही से नहीं हुआ, वैसे तो हो गया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं और ज़्यादा इसकी डीप में लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और कोई नई ट्रिक से समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट आता है पार्ट ऑफ स्पीच का, जो है कंजंक्शन। इसको संयोजक बोलते हैं हिंदी में। संयोजक क्या होता है? संयोजक वह शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों, सेंटेंस को जोड़ता है। शब्दों मतलब वर्ड्स, या वाक्य में सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम उदाहरण से ही समझते हैं, आइए सही देख लेते हैं। राम एंड हरि आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दो चीज इसने जोड़ दी। किसने? कंजंक्शन ने। एंड की हेल्प से यहाँ पे दो आदमियों को जोड़ दिया, एक रामा है एक हरि है। वो क्या है? आपस में दोस्त हैं, तो उन दोनों को जोड़ के जब हम लिखेंगे तो रामा एंड हरि आर फ्रेंड्स। टू एंड टू मेक फोर, तो यहाँ पे एंड, यहाँ पे क्या हमको दिखा रहा है कि ये कंजंक्शन है। सीता एंड गीता आर हियर, सीता और गीता यहाँ पर हैं। ठीक है, एंड क्या दिखाया इसने? कंजंक्शन को दिखाया। आई वांट पेन एंड पेपर। मोहन इज पुअर बट सोहन इज रिच, तो यहाँ पे जो बट है ये हमारा कंजंक्शन है जो कि दो सेंटेंस, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, तो मोहन इज पुअर, तो मोहन गरीब है, लेकिन बट सोहन इज रिच, सोहन क्या है? सोहन अमीर है भाई। ठीक है, मोहन रन फास्ट, मोहन रन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन। मोहन तेज भागा बट उसकी ट्रेन फिर भी छूट गई। तो यहाँ पे मोहन क्या हो गया? मोहन यहाँ पे नाउन हो गया, NOUN, नाउन। मोहन के लिए ही हमने यहाँ पे ही यूज किया। ये क्या हो गया आपको बताना है, ये हो गया हमारा, आपको याद आ रहा होगा, प्रोनाउन। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर? कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन। ठीक है, अब आप इसमें जरा मुझको नाउन बताओ ढूंढ के कि नाउन क्या है। ठीक है, और हम मुझको कमेंट करना कि 7वें के जो हमारे कंजंक्शन वाला पार्ट था उसका सबसे लास्ट के सेंटेंस में नाउन ये है भाई साहब, कमेंट करना आप इस सेंटेंस में नाउन। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? वह शब्द जो अचानक हृदय से निकलने वाले उद्गारों को प्रकट करता है, हमारा कंजंक्शन कहलाता है। जैसे कि जिन शब्दों से हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि मनोभाव प्रकट किए जाते हैं उसे विषयम सूचक शब्द या विषयम आदि बोधक शब्द कहते हैं। इन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड्स विच एक्सप्रेस सम सर्टन फीलिंग्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स से ही देख लेते हैं। गुड बॉय रमेश, गुड बाय रमेश। ठीक है, फिर मिलेंगे रमेश। फेयरवेल माई लव। ठीक है, अलास शी इज डेड, तो यहाँ पे दुख को दर्शाया है। हरी, हुर्रे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? हुर्रे। हुर्रे मीन्स यहाँ पे खुशी का है कि वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, तो एकदम से जब हम किसी मैच को जीत लेते हैं तो एकदम से अचानक से एक हृदय में भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वही भाव हमारा इंटरजेक्शन यहाँ पे
किसी सेंटेंस में कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी इसका एक सेकंड पार्ट जरूर रहेगा जिसमें खाली मैं सेंटेंसेस के एग्जाम्पल लेके आऊँगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये वाले सेंटेंस आपके लिए थोड़े रह गए हैं, अगर आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं कम से कम 50-60 सेंटेंस ऐसे लेके आऊँगा, खाली सेंटेंस, जिसमें आपको एक एक सेंटेंस में ये बता दूंगा कि भाई ये नाउन है, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ये इसकी एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। इस तरह से मैं, ये तो छोटे सेंटेंस है, इसमें तो सभी आ नहीं रहे, ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस लेके आऊँगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर देना भाई साहब, आप लोग कमेंट नहीं करते जिससे मुझे कुछ पता नहीं चल पाता। ठीक है, वीडियो बनाने में लगता है टाइम, अगर आप देखते हो, आपको पसंद आता हो मेरा कॉन्टेंट तो मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, वरना आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आप नई वीडियो और कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आराम कीजिए, अच्छे से पढ़िए, शांति में बैठ के पढ़िए और डरिए मत, क्योंकि इंग्लिश कोई हवा नहीं है। अगर आप शांत दिमाग से थोड़ी थोड़ी चीज़ भी करके पढ़ेंगे तो भी आप इंग्लिश में अच्छी पकड़ अपनी हासिल कर लेंगे। ठीक है, और आप एक साथ सोचेंगे कि मैं एक दिन में ही इंग्लिश सीख जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे ही कमांड बनानी पड़ेगी, जिससे कि आपकी ग्रामर और आपकी स्पोकन इंग्लिश मजबूत होगी। ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश दो अलग अलग पार्ट हैं। तो ग्रामर आपकी जब मजबूत होगी तो आपको इंग्लिश स्पोकन में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप पहले आप कुछ वीडियो ग्रामर की देखें, जिससे कि आपकी ग्रामर मजबूत हो, क्योंकि जब तक आपके टेंस क्लियर नहीं होंगे, आपकी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ठीक है, प्रेपोजिशंस, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, यही आपको क्लियर नहीं होगी तो आप स्पोकन इंग्लिश में अच्छी पकड़ हासिल नहीं कर पाएंगे। आप रट्टा मार के ही सेंटेंस वहाँ पे सीख रहे होंगे, आप खुद से सेंटेंस को जनरेट वहाँ पे नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन जब आपकी ग्रामर मजबूत होगी तो आप वहाँ पे सेंटेंस खुद से बना पा रहे होंगे स्पोकन इंग्लिश के अंदर। ठीक है, ग्रामर का यूज़ करके, ग्रामर के टेंसेस का यूज़ करके। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं अभी आगे की एक ऐसी सीरीज़ लाऊंगा जिसमें मैं टेंस को भी बिल्कुल डीप में पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं टेंस की वीडियो लाऊं तो मुझको कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।